बेटे बहू ने तीर्थ यात्रा के बहाने बूढ़े पिता को रेलवे स्टेशन पर लावारिस छोड़ दिया। एक गरीब कूली की इंसानियत देखकर आपकी भी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे समाज के उस कड़वे सच का आईना है जिसे देखकर आत्मा कांप उठती है। यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन की है, जहां एक ठंडी और सर्द रात में रिश्तों की गर्माहट हमेशा के लिए जम गई। दिसंबर का महीना था और कानपुर में हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही थी। कोहरे की सफेद चादर ने पूरे स्टेशन को ढक रखा था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर यात्रियों की भारी भीड़ थी, लेकिन उसी भीड़ के बीच एक पत्थर की बेंच पर 75 साल के रघुनाथ प्रसाद चुपचाप बैठे थे। उनके शरीर पर एक पुरानी ऊनी चादर थी जो उस कड़ाके की ठंड को रोकने के लिए बिल्कुल नाकाफी थी। उनकी आंखें मोतियाबिंद के कारण थोड़ी धुंधली हो चुकी थी, लेकिन वे लगातार सीढ़ियों की तरफ देख रहे थे। रघुनाथ जी एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी सारी जमा पूंजी अपने इकलौते बेटे विकास को एक बड़ा अफसर बनाने में लगा दी थी। पत्नी के गुजर जाने के बाद विकास ही उनकी पूरी दुनिया था। आज सुबह ही विकास और उसकी पत्नी स्मृति ने उनसे कहा था कि वे उन्हें प्रयागराज तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हैं। रघुनाथ जी बहुत खुश थे। विकास ने उन्हें इस बेंच पर बैठाया और कहा, पिताजी आप यहीं बैठिए और मैं स्मृति जाकर वीआईपी कोटे से टिकट कंफर्म करवा कर लाते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, हम बस कुछ ही देर में वापस आते हैं। यह कहकर विकास जो गया वह फिर लौट कर नहीं आया। दोपहर से शाम हो गई और शाम ढलकर एक भयानक सर्द रात में तब्दील होने लगी। स्टेशन पर कई ट्रेनें आई और गई, मुसाफिरों का रेला आता और चला जाता, लेकिन रघुनाथ जी अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिले। उन्हें डर था कि अगर वे वहां से हटे तो उनका बेटा उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। उनकी उंगलियां ठंड से सुन्न पड़ने लगी और भूख प्यास से गला सूख रहा था। उसी प्लेटफॉर्म पर माधव नाम का एक कूली काम करता था। लाल रंग की कमीज और बाह पर पीतल का बिल्ला बांधे माधव की उम्र करीब 28 साल रही होगी और सुबह से ही उस बुजुर्ग को उसी एक जगह पर पत्थर की मूरत की तरह बैठे देख रहा था। रात के 10 बज चुके थे। कोहरे के कारण ट्रेनें लेट थी और प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की संख्या कम होने लगी थी। ठंडी हवाएं अब सीधे हड्डियों को चीर रही थी। माधव से रहा नहीं गया। वह एक कुल्हड़ में गर्म चाय लेकर धीरे धीरे रघुनाथ जी के पास पहुंचा। बाबा, बहुत ठंड है, सुबह से देख रहा हूं आप यहीं बैठे हैं, यह गर्म चाय पी लीजिए, थोड़ी राहत मिलेगी। माधव ने बड़ी ही नम्रता से कुल्हड़ उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। रघुनाथ जी ने धुंधली आंखों से उस लाल कमीज वाले युवक को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिला दिया। नहीं बेटा, मेरा विकास अभी आता ही होगा। वो मेरे लिए खाना और चाय लेकर ही आएगा। मैं उसके बिना कुछ नहीं खाऊंगा। उसे बुरा लगेगा कि मैंने किसी अजनबी से मांग कर खा लिया। माधव का दिल यह सुनकर भारी हो गया। उसे समझ आ रहा था कि कुछ तो गलत है। कोई भी बेटा अपने बूढ़े बाप को इस कड़ाके की ठंड में 10 घंटे के लिए अकेला छोड़कर नहीं जाता। बाबा, आपके बेटे का फोन नंबर याद है आपको? कहिए तो मैं अपने फोन से मिला देता हूँ। शायद टिकट की लाइन लंबी हो या वो कहीं भटक गए हों। माधव ने एक उम्मीद जताते हुए पूछा। रघुनाथ जी ने कांपते हाथों से अपनी पुरानी सदरी की जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली। हाँ बेटा, यह रहा उसका नंबर, जरा लगाकर पूछ ले कि कितनी देर लगेगी, ठंड बहुत लग रही है। माधव ने तुरंत नंबर डायल किया। घंटी पूरी बजी, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उसने लगातार 3 बार फोन किया। चौथी बार में दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, कौन है? आवाज में एक रूखापन था। माधव स्टेशन के शोर में थोड़ा दूर जाकर बोला, भैया, मैं कानपुर सेंट्रल से बोल रहा हूँ। आपके पिताजी सुबह से प्लेटफॉर्म नंबर 3 की बेंच पर बैठे हैं। ठंड के मारे उनकी हालत खराब हो रही है। आप कहाँ रह गए? फोन के दूसरी तरफ कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। फिर विकास की कठोर आवाज गूंजी, देखो भाई, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। उस बुढ़े से कह दो कि अब हम वापस नहीं आने वाले। मेरी पत्नी उनके रोज रोज के तानों और उनकी बीमारियों से तंग आ चुकी है। हमने घर बेच दिया है और हम हमेशा के लिए दिल्ली जा रहे हैं। स्टेशन पर कोई ना कोई संस्था उन्हें किसी अनाथालय में डाल ही देगी। मुझे दोबारा फोन मत करना। और फोन कट गया। माधव के हाथ में पकड़ा फोन कांपने लगा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या कोई अपनी ही खून को, अपने जन्मदाता को इस तरह लावारिस जानवरों की तरह सड़क पर फेंक सकता है? माधव के मन में एक उबाल सा उठा। उसने दोबारा नंबर मिलाया, लेकिन नंबर बंद कर दिया गया था। वह भारी कदमों से वापस रघुनाथ जी के पास लौटा। रघुनाथ जी की आंखें उम्मीद से चमक उठी। क्या कहा मेरे विकास ने? आ रहा है ना वो? मैंने कहा था ना बेटा, वो जरूर किसी परेशानी में फंस गया होगा। माधव के होंठ सिल गए थे। वह उस बूढ़े पिता को यह कैसे बताता कि जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी, वह उन्हें उस हाड़ कपाने वाली ठंड में मरने के लिए छोड़ गया है। हाँ बाबा,
वो रास्ते में है। शायद कोहरे की वजह से उन्हें आने में समय लगेगा। आप तब तक यह चाय पी लीजिए, उन्हें कुछ बुरा नहीं लगेगा। माधव ने अपने आंसू छिपाते हुए झूठ बोल दिया और ज़बरदस्ती वह कुल्हड़ उनके हाथों में थमा दिया। रघुनाथ जी ने काँपते हाथों से चाय पी। रात के 12 बज चुके थे। ठंड अब अपने चरम पर थी। अचानक रघुनाथ जी को ज़ोर की खाँसी का दौरा पड़ा। उनकी साँसें उखड़ने लगीं। ठंड उनके कमज़ोर फेफड़ों में बैठ गई थी। वे अपना सीना पकड़कर बेंच पर ही लुढ़क गए। माधव बुरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत अपनी लाल कमीज उतारी और रघुनाथ जी को उड़ा दी। खुद कड़ाके की ठंड में सिर्फ एक फटी हुई बनियान में रहकर उसने रघुनाथ जी को अपनी पीठ पर लादा और पागलों की तरह स्टेशन के बाहर बने रेलवे के छोटे से क्लिनिक की तरफ दौड़ा। डॉक्टर अवस्थी उस समय ड्यूटी पर थे। उन्होंने तुरंत रघुनाथ जी को ऑक्सीजन लगाई और एक जीवन रक्षक इंजेक्शन दिया। माधव, तुम इसे कहाँ से उठा लाए? अगर 10 मिनट और देर हो जाती तो ठंड से इनकी जान चली जाती। इनके घर वाले कहाँ हैं? डॉक्टर अवस्थी ने गंभीर स्वर में पूछा। माधव फर्श पर बैठा अपनी सांसें सामान्य करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। कोई नहीं है साहब, इनका अपना सगा बेटा इन्हें मरने के लिए प्लेटफॉर्म पर छोड़ गया। मैंने खुद उस दरिंदे से फ़ोन पर बात की है। उसने साफ कह दिया है कि वह वापस नहीं आएगा। माधव और डॉक्टर को यह बात करते हुए अंदाजा नहीं था कि ऑक्सीजन मास्क लगाए रघुनाथ जी को अब होश आ चुका है। उन्होंने माधव की हर बात सुन ली थी। उनके दिल पर जैसे किसी ने भारी पत्थर मार दिया हो। जो बेटा उनकी जान था, जिसके लिए उन्होंने कभी खुद के लिए एक नए कपड़े तक नहीं खरीदे, उसने उन्हें कचरे की तरह फेंक दिया। उनकी आंखों से आंसुओं की एक खामोश धार बह निकली जो उनके सफ़ेद बालों में जाकर छिप गई। कुछ घंटों बाद जब रघुनाथ जी की हालत थोड़ी स्थिर हुई तो डॉक्टर ने उन्हें एक गर्म बिस्तर पर लेटा दिया। माधव पूरी रात जमीन पर सिकुड़ कर बैठा रहा। सुबह की पहली किरण के साथ रघुनाथ जी ने धीरे से आवाज़ दी, माधव, माधव बेटा। माधव तुरंत उठकर उनके पास गया। जी बाबा, मैं यहीं हूँ। दर्द कम हुआ? रघुनाथ जी ने अपना कमजोर हाथ बढ़ाकर माधव का हाथ पकड़ लिया। मुझे सब पता चल गया है बेटा। तुमने रात को डॉक्टर साहब से जो कहा मैंने सब सुन लिया। माधव की नजरें झुक गई। मुझे माफ कर दो बाबा, मैं आपको सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रघुनाथ जी फूट फूट कर रो पड़े। तू क्यों माफी मांग रहा है बेटा? गुनाहगार तो मैं हूँ, जिसने एक सांप को दूध पिलाकर पर बड़ा किया, जिसके लिए मैंने अपनी रातें काली की। उसने मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे किसी वृद्धाश्रम में छुड़वा दे बेटा, मैं अब बोझ बनकर नहीं जीना चाहता। माधव का दिल यह सुनकर छलनी हो गया। वह अनाथ था। जब वह 10 साल का था तभी एक ट्रेन दुर्घटना में उसने अपने माता पिता को खो दिया था। तब से यह स्टेशन ही उसका घर था और मुसाफिर ही उसका परिवार। उसने कभी किसी पिता के प्यार को महसूस नहीं किया था। उसने रघुनाथ जी के दोनों हाथ अपने हाथों से लगा लिए। बाबा, एक बेटा आपको छोड़ गया तो क्या हुआ? आप क्या आप इस अनाथ को अपना बेटा नहीं मान सकते? मेरा घर बहुत छोटा है बाबा, टीन की छत है और एक ही कमरा है। शायद वहाँ आपको मखमल का बिस्तर ना मिले, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में जान है मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रघुनाथ जी अवाक रह गए। एक कुली जिसका उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं था, जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं थी, वह उन्हें सहारा दे रहा था। और वह बेटा जिसे उन्होंने अपनी जान से ज़्यादा चाहा, वह उन्हें मौत के मुंह में धकेल गया था। तू पागल है माधव, मैं एक बीमार और बूढ़ा इंसान हूँ। तेरी अपनी जिंदगी है, मैं तुझ पर बोझ क्यों बनूं? रघुनाथ जी ने कांपते स्वर में कहा। पिता कभी बोझ नहीं होता बाबा, और जो पिता को बोझ समझे वो इंसान कहलाने लायक नहीं होता। आज से आप मेरे पिता हैं और मैं आपका बेटा, माधव ने दृढ़ता से कहा। 2 दिन बाद रघुनाथ जी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। उस दिन स्टेशन के बाहर निकलते हुए रघुनाथ जी ने एक बार मुड़कर प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ नहीं देखा। उनके दिल में अब अपने पुराने बेटे के लिए कोई जगह नहीं थी। माधव उनका हाथ थामे उन्हें अपनी छोटी सी बस्ती की तरफ ले जा रहा था। दोस्तों, समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा था। आज उस घटना को 3 साल बीत चुके हैं। माधव की अब शादी हो चुकी है और उसकी एक छोटी सी बेटी भी है। रघुनाथ जी अब उस घर के मुखिया हैं। माधव जब भी काम से लौटता है तो सबसे पहले रघुनाथ जी के पैर छूता है। रघुनाथ जी भी अपनी पेंशन के बचे हुए पैसों से माधव की बेटी के लिए खिलौने लाते हैं। वह एक ऐसा परिवार बन चुका है जहाँ कोई खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन प्यार और सम्मान खून के रिश्तों से कहीं ज़्यादा गहरा है। दूसरी तरफ कहते हैं कि इंसान जो बोता है वही काटता है। कुछ समय पहले माधव को स्टेशन पर किसी मुसाफिर से पता चला कि विकास जिस कंपनी में काम करता था वह दिवालिया हो गई। विकास पर धोखाधड़ी का मुकदमा चल रहा है और उसकी पत्नी उसे छोड़कर अपने मायके जा चुकी है। वह दर दर की ठोकरें खा रहा है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्ते सिर्फ जन्म लेने से नहीं बनते, बल्कि निभाने से बनते हैं। जो माता पिता हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाते हैं, बुढ़ापे में वही हमारे सहारे की उम्मीद करते हैं। अगर हम उनके बुढ़ापे की लाठी नहीं बन सकते तो हमें खुद को इंसान कहने का कोई हक नहीं है।
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं विवेक वर्मा आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अगली बार फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए एहसास के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।